आज का विषय हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उन परिवारों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप की आहुतियां दी, में प्रताप जीता और मान सिंह हारा। आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तथ्य कहते हैं, इन तथ्यों को गौर तो करिए थोड़ा सा। उसी युद्ध में अकबर की ओर से युद्ध करने वाला बदायूं नहीं, वो भी एक सैनिक था और इतिहासकार भी था। उसने बहुत स्पष्टता से इस बात को लिखा है कि पहला आक्रमण जो ही हल्दी घाटी में प्रताप की सेना का हुआ, वो सारे के सारे मुस्लिम सेना भाग चुके वहां से। वो खुद लिखता है कि जो वहां का सेनापति था आसफ खां, उस आसफ खां के साथ मैं भी था और मैं भी भागा, आसफ खां भी भागा और घाट में पड़ गई। वहां पर मान सिंह भी था, वो मान सिंह मध्य क्षेत्र में था। तो यदि आसफ खां भी भाग गया, बदायूं भी भाग गया, तो मान सिंह कहां बच गया? हम इसको क्या कहेंगे? सारी की सारी मुगल सेना भाग गई और कहा जाता 5-6 किलोमीटर, सॉरी 5-6 कोस तक भागती चली गई, बनास नदी तक। लेकिन हमको नहीं पड़ा थी, हमको तो कहते हैं प्रताप हारा। प्रताप का और प्रताप के युवकों का, सैनिकों का लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था कि जब मान सिंह मिलने के लिए आया था तो चैलेंज किया एक दूसरे को। प्रताप ने क्या भोजन में उसके साथ रामर सिंह रहा, तो उसने चैलेंज किया था, युद्ध के मैदान में देख लूंगा, मेरा देख लेना। उदय सिंह ने जो नीति अपनाई थी गुरीला वार की, उसने गुरीला वार के बाद छोड़ दिया। उसने कहा करूंगा, लेकिन पहले उसका मुकाबला करूंगा। मान सिंह को जो चैलेंज किया है, या मान सिंह ने जो चैलेंज किया, उसका मुकाबला करूंगा। और इसलिए ये सब लिखते हैं सारे इतिहासकार कि जो ही काफी देर तक मान सिंह दिखा नहीं, वो ढूंढता रहा, और जो ही मान सिंह दिखा, अपने घोड़े को एड़ लगाई और मान सिंह के ऊपर सिर पड़ा। और कैसे हाथी पर पिला होगा, कैसे उसने भाला मारा, कैसे वो होते में दुबक करके बैठ गया बचने के लिए, ये सारा। उसके बाद ये बदायूं जी लिखता है कि वो हाथी मान सिंह बच गया, लेकिन महावत मर गया, हाथी बिफर गया, और बिफर के अपनी ही सेना को रोंदता हुआ भागा चला गया। आप कल्पना करें, इस छोटे से युद्ध के आधार पर किसी राजा की, सम्राट की इतनी लोकप्रियता हो सकती है? ये 12वीं शताब्दी की बात, और आज 22वीं, 21वीं, 23वीं शताब्दी। आज भी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, लोकप्रियता कम नहीं है। और दो युद्ध करने वाला एक युद्ध में जीता, एक युद्ध में हारा, वो इतना बड़ा पॉपुलर हो सकता है, इतना लोकप्रिय हो सकता है दूसरा। और बाकी युद्धों के लिए क्या कहा उन्होंने? क्योंकि भारतीय स्रोत ये लिखते हैं कि 16 युद्ध किए, 21 युद्ध किए, 16 बार हराया, 21 बार हराया, और बार बार वो गिड़गिड़ाया, माफिया मांगी। उसको कोई मान्य नहीं करते, उसको मान्य नहीं करते। और इस दो युद्धों को केवल मान्य करते हैं क्योंकि मुसलमानों ने, मुसलमान इतिहासकारों ने यही लिखा है। भारतीय इतिहासकारों ने क्या लिखा, इससे कोई मतलब नहीं उनको। और इसलिए उसका सचिव था, उसके कंधे से कंधा लगाकर रहने वाला साथी था उसका, ऐसा जो व्यक्ति चंद्रवरदाई, वो चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा, वो तो गलत हो गया, और मुसलमानों ने लिखा वो सही हो गया। हमें इस इतिहास को पलटना होगा, उसमें से ये दृष्टि निकाल करनी पड़ी।
मैं आपके सामने कहूंगा, पृथ्वीराज चौहान पे मैंने 2 सेकंड किए, 2 वॉल्यूम, पहला भाग दूसरा भाग 700 पेज में लिखा है, और एक एक स्थान का वर्णन किया जहां जहां उन्होंने युद्ध किया, किस रास्ते से गोली आया, ये उसका वर्णन किया। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हम इस चीज को सोचें, हम पढ़े, जो लिखा है उसी को पढ़े, लेकिन उसमें से आपको वो दृष्टि मिलेगी निश्चित रूप से कि जिसमें हमारी विजय का दुमदुमी दिखाई देगी, हमारी विजय की गाथा दिखाई देगी, इनकी बदमाशी दिखाई देगी। और इसलिए हम इस इतिहास को फिर से लिखने का प्रयत्न करें। माने 600 वर्ष से लेकर 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के करीब 8 वॉल्यूम, 8 सम्राटों के वॉल्यूम लिखे। हम देखें, हमारी दृष्टि यदि सही है तो हमें इस प्रकार की चीज मिलेगी। और निश्चित आज इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसको तैयार करने वाला हारित मुनि, वो कितने लोग जानते हैं उसको? जिस हारित मुनि ने बप्पा रावल को खोज कर तैयार करके उसको संस्कारित करके किया, और उसने अपनी शक्ति के साथ में छोटे छोटे राजाओं को साथ मिला करके अरबों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला। हिंदुस्तान से नहीं तो खलीफा की ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उसका स्वयं कर्नल टाट ने लिखा है कि उसका सामान बाजार में बिकता हुआ दिखाई दिया। अरब साम्राज्य जो खलीफा का विशाल साम्राज्य था 4 भागों में विभाजित हो गया। इतनी ताकत दिखाने वाला आज इतिहास में प्रश्न ही नहीं उठता। आज इतिहास के लोग जानते नहीं, इतिहास में पढ़ने वालों को पता ही नहीं है। हमको ये देखना, कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा, ये पढ़ते हैं। अब हम सोचे मोहम्मद गजनवी का इतिहास किसने लिखा? मोहम्मद गजनवी का इतिहास लिखने वाला उसका ही सचिव, उसका ही सचिव था जिसने उसका इतिहास लिखा, और कोई दूसरा नहीं था। उत्बी नाम का इतिहास था, उसके नाम का मैं भूल जाता हूँ, स्मरण नहीं रहता, इसलिए मैं लिख रहा। उत्बी था। उस उत्बी ने एक शब्द नहीं लिखा कि सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया, सोमनाथ को तोड़ा, सोमनाथ को लूटा, तो नहीं लिखा। वो तो सेक्रेटरी था, यही काम था उसका, तो क्योंकि ये सत्य था ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों में यह मिलता है कि जब वो सिंध की ओर से गुजरात की ओर जा नहीं सका, भारत में घुस नहीं सका, तो राजस्थान की धरती की ओर से घुसना चाहता था। तन्नौर पे आया, तन्नौर का राजा भाटी राजा विजय सिंह, उसको जो ही इस बात की जानकारी हुई, उसने समाचार दिया गोविंद तृतीय को, जो चौहान राजा था, सपाल था, और उसने तुरंत सूचना की। जो भारत का सम्राट था उस समय भोज परमार, इन तीनों की शक्तियों ने मिलकर के तन्नौर के रेगिस्तान के अंदर लाशें बिछा दी उसकी। वो रेगिस्तान रक्त से लाल हो उठा, ऊंटों की चिंगार से सारा वातावरण कांप उठा। अब विश्वास करेंगे इस बात पर? लेकिन सत्य इतिहास यह है कि गजनवी को गजनी में अपने ही घर में वहां तक पीछा किया जिसका, और भोज परमार से माफी मांगनी पड़ी उसे। और भविष्य में कभी भारत की ओर आंख उठा करके नहीं देखूंगा, ये कहना पड़ा। वहां से भोज परमार मक्के से महादेव के वहां जाके पूजा करके फिर से मारवा लौटते हैं। ये इतिहास है, हम नहीं पढ़ते, हमको मालूम नहीं। उसके इतिहासकार ने लिखा भी नहीं, फिर भी हम पढ़ते सोमनाथ को तोड़ा।
इतिहासकार, आप सब लोग बड़े बुद्धिजीवी सब इतिहासकार हैं। भारत के घर, ये मुख्य बात है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जजेस के सामने एक बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा उनका स्वभाव है, बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, जनता के लिए छोड़ना। और यही बात उन्होंने कही कि हम आजाद तो हो गए, 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं। हमारा न्याय आज भी उस ग्रामीण बंधु तक नहीं पहुंचता जो कचहरी में अपने फैसला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। आज सरकारी परिपत्र जिनके लिए हम भेज रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो समझते नहीं, ये सब उनकी भाषा में नहीं है, केवल अंग्रेजी में फैसला सुनाना, अंग्रेजी में वकीलों की वकालत करना और अंग्रेजी में ही फैसला सुना करके उस तक पहुंचाना, जिसको वो समझता ही नहीं। तो सामान्य व्यक्ति के साथ में ये अन्याय है, न्याय नहीं है। हमें ये न्याय करना है, इसलिए उसकी भाषा तक हम कोई भाषा अपनाएं, लेकिन उसकी भाषा तक भी ये न्याय उस तक पहुंचना चाहिए। मैंने दूसरे स्वरूप में उन्होंने ये कहा कि जो तंत्र हमारे पास में है वो तंत्र विदेशी है। अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारे पर हावी है, उसकी गुलामी आज भी हमारे पर है। ये बिल्कुल ठीक बात। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जैसा कुछ प्रसंग हम इतिहास में देखते हैं, जैसा माननीय पांडे जी ने हमारे सामने कहा, हम गुलामी का इतिहास पढ़ते हैं, हम आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि देश के नागरिक देशभक्त हों, गुलामी का इतिहास पढ़ा करके हम देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। हम सल्तनत काल का इतिहास पढ़ाते हैं, मुगल काल का इतिहास पढ़ाते हैं, अंग्रेज काल का इतिहास पढ़ाते हैं, भारतीय काल का इतिहास नहीं पढ़ाते। इससे क्या राष्ट्रभक्त पैदा होती देगी? युवा के मन में इस देश के प्रति कुछ करने की भावना उत्पन्न होगी, या उसका गौरव नष्ट होगा, उसका स्वाभिमान नष्ट होगा, वो आत्मविस्मृति में चला जाएगा, मानसिक हीनता में चला जाएगा कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही थे, अब हमें तो परिवर्तित नहीं रहे। लेकिन विचार करिए, ये दृष्टि है जो भारतीय इतिहास संकलन आपको देना चाहता है। ये दृष्टि है जिस दृष्टि को ध्यान में रख करके हम अपने इतिहास का पुनर्लेखन करें, और वो दृष्टि ये है कि इस्लाम ने दुनिया में हाहाकार पैदा किया। जहां वो गए वहां पर उन्होंने इस्लामीकरण किया। चाहे इराक है, ईरान है, चाहे यूरोप के राष्ट्र है, जहां गए या तो इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दी जाए। अब इस बिंदु पर विचार करें कि हिंदुस्तान में वो आए। इतिहास, आज का इतिहास कहता है कि 500 साल से उन्होंने यहां शासन किया, और 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तब भी वो बहुसंख्यक थे कि अल्पसंख्यक थे? यदि हिंदू बहुसंख्यक थे तो कोई न कोई कारण था, इसमें गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, हम गुलाम नहीं थे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि इस्लाम की नीति है, उनकी जैसी परंपरा थी इस्लामीकरण करने की, वो संपूर्ण दुनिया को इस्लामीकरण करना चाहते थे, वो कर पाए। इसका अर्थ, सीधा अर्थ यह है कि भारत में इतने वर्षों तक उनका ही शासन रहा, ऐसा नहीं है।
ये गलत है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, इसको हमें ठीक करना। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दूंगा। ये मुख्य बात, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जजेस के सामने एक बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा उनका स्वभाव है, बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, चर्चा के लिए छोड़ना। और यही बात उन्होंने कही कि हम आजाद तो हो गए, 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं। हमारा न्याय आज भी उस ग्रामीण बंधु तक नहीं पहुंचता जो कचहरी में अपने फैसला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। आज सरकारी परिपत्र जिनके लिए हम भेज रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो समझते नहीं, ये सब उनकी भाषा में नहीं है। केवल अंग्रेजी में फैसला सुनाना, अंग्रेजी में वकीलों की वकालत करना और अंग्रेजी में ही फैसला सुना करके उस तक पहुंचाना, जिसको वो समझता ही नहीं। तो सामान्य व्यक्ति के साथ में ये अन्याय है, न्याय नहीं है। हमें ये न्याय करना है, इसलिए उसकी भाषा तक हम कोई भाषा अपनाएं, लेकिन उसकी भाषा तक भी ये न्याय उस तक पहुंचना चाहिए। मैंने दूसरे स्वरूप में उन्होंने ये कहा कि जो तंत्र हमारे पास में है वो तंत्र विदेशी है। अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारे पर हावी है, उसकी गुलामी आज भी हमारे पर है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जैसा कुछ प्रसंग हम इतिहास में देखते हैं, जैसा माननीय पांडे जी ने हमारे सामने कहा, जब गुलामी का इतिहास पढ़ते हैं, हम आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि देश के नागरिक देशभक्त हों। गुलामी का इतिहास पढ़ा करके हम देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। हम सल्तनत काल का इतिहास पढ़ाते हैं, मुगल काल का इतिहास पढ़ाते हैं, अंग्रेज काल का इतिहास पढ़ाते हैं, भारतीय काल का इतिहास नहीं पढ़ाते। इससे क्या राष्ट्रभक्त पैदा होती देखी, युवा के मन में इस देश के प्रति कुछ करने की भावना उत्पन्न होगी, या उसका गौरव नष्ट होगा, उसका स्वाभिमान नष्ट होगा, वो आत्मविस्मृति में चला जाएगा, मानसिक हीनता में चला जाएगा कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही थे, हम हमेशा संघर्ष नहीं रहे। लेकिन विचार करिए, ये दृष्टि है जो भारतीय इतिहास संकलन आपको देना चाहता है। ये दृष्टि है जिस दृष्टि को ध्यान में रख करके हम अपने इतिहास का पुनर्लेखन करें, और वो दृष्टि यह है कि इस्लाम ने दुनिया में हाहाकार पैदा किया। जहां वो गए वहां पर उन्होंने इस्लामीकरण किया, चाहे इराक है, ईरान है, चाहे यूरोप के राष्ट्र है, जहां गए या तो इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दी जाए। अब इस बिंदु पर विचार करें कि हिंदुस्तान में वो आए। इतिहास, आज का इतिहास कहता है कि 500 साल से उन्होंने यहाँ शासन किया, और 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तब भी वो बहुसंख्यक थे कि अल्पसंख्यक थे? यदि हिंदू बहुसंख्यक थे तो कोई न कोई कारण था, इसमें गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, हम गुलाम नहीं थे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि इस्लाम की नीति है, उनकी जैसी परंपरा थी इस्लामीकरण करने की, वो संपूर्ण दुनिया को इस्लामीकरण करना चाहते थे, वो कर पाए।
इसका अर्थ सीधा अर्थ यह है कि भारत में इतने वर्षों तक उनका ही शासन रहा, ऐसा नहीं है। ये गलत है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, इसको हमें ठीक करना। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दूंगा।